तो हेलो गाइज। सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल पे नीट जेआरएफ विथ मुसाफिर। तो गाइज ये वीडियो उनके लिए है जो जून 2025 यानी जून जो है 2025 या दिसंबर 2025 जो है नीट जेआरएफ के लिए तैयारी में लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले काम क्या किया जाता है कि अगर आप अभी नए हैं या फिर एक दो बार तैयारी कर चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी जितनी सिलेबस है यानी पहला पेपर का यूजी नेट का एनटीए का जो पहला पेपर कराता है तो उसका पहले पेपर का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप बिना सिलेबस देखे पढ़ते हैं तो देखिए ये बहुत बहुत वास्ट है, कितना पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सिलेबस देख लेते हैं तो आपको मालूम चलता है कि हाँ सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है और किन चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद उसमें क्या क्या अपडेटें आ रही हैं उसको जानना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो गाइस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है। आप हमारे वीडियो से जो है जुड़िए, आपको हम सब जानकारी बताएंगे। और हाँ दोस्तों, ये जो इसका जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ दिख रहे हैं स्लाइड का, ये है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है सेंड कर दिए हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जुड़िएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ इसका। तो यूट्यूब के ही नाम से है, वो भी ये नेट जेआरएफ विद मुसाफिर के नाम से है। तो आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, आपको जो है वो मिल जाएगा। या फिर हम वीडियो के लिंक में जो है आपको डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का। तो अगर हम शुरुआत करते हैं, पहले इसको हम एडिट करते हैं जो भी लिखे हैं जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इसमें पहला यूनिट, सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें 10 यूनिट होता है, जिसमें कि पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए अगर आप टीचर हैं या अगर आप नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका दो ही मकसद है, यानी आपको पीएचडी करना या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। और आप पीएचडी भी करते हैं तो आपको प्रोफेसर ही बनना मकसद होता है, नहीं है पढ़ाना। तो पढ़ाने के बारे में यदि आप अभी सोच रहे हैं तो समझिए आपके लिए बहुत आसान है। या फिर आप कहीं पढ़ाते हो, कोचिंग पढ़ाते हो, होम ट्यूशन पढ़ाते हो, किसी स्कूल में पढ़ाते हो, तो समझिए आपके लिए बहुत आसान हो गया। आप 50% से अधिक आप पहले सीख चुके हैं। यानी कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर इसमें से आ जाएगा जो कि आप इसको बिना पढ़े जो उसको आप आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं कुछ चीज़ों के। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा यूजीसी नेट में थोड़ा इतना एडवांस कर दिया है, कुछ टूल्स हो गया, कंप्यूटर बेस्ड जो है क्वेश्चन मतलब कर दिया है कि थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरे जो है अदर एग्जाम में बैठे हैं तो क्या है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप इजीली से कर सकते हैं। यदि आप टीचर हैं या टीचर आपके दिमाग में है कि हम टीचर बनना है, तो आप टीचर की ही तरह सोचेंगे और ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उसे आप जो है आराम से उसे सब कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जो है हम शुरुआत करते हैं। हाँ, एक और बात है कि हम इसको पूरा इसको डिटेल्स नहीं बताएंगे, केवल हम बताएंगे टॉपिक क्या क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है टीचिंग में कंसेप्ट है। कंसेप्ट यानी अवधारणा क्या है, इसका परिभाषा क्या है। हम लोग कहते हैं ना कि व्हाट इज़ टीचिंग, तो ये उसमें आता है। इसमें आप पढ़ेंगे कि टीचिंग क्या होता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य आता है कि अगर आप टीचर हैं तो भाई कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा ना। उसके बाद देखिए इसमें दिया है लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए हर चीज़ का लेवल होता है, इसका भी लेवल है। तो ऐसा जैसे लेवल बनाया गया है, जैसे ऐसा नहीं कि आप पढ़ाने जाएँ तो आप बच्चे को पढ़ाने जाएँ और वहाँ पे जो है बड़े-बड़े ज्ञान की बात करें तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे होते हैं। तो उनको 3 कैटेगरी में बाँटा गया है। पहला है मेमोरी लेवल, और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें होता क्या है कि मेमोरी लेवल तो बच्चे के साथ होता है, जो बच्चे होते हैं जो रटा मारते हैं। हम लोग कहते हैं भाई ये टेबल है बाबू, रटा मार लो, पढ़ लो, ये इसमें। तो इसमें मेमोरी लेवल में आता है। दूसरा में आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, दूसरा आता है। इसमें थोड़ी-सी आपको समझ शुरू हो जाती है, आप किसी चीज़ को समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो है रंग और राइट क्या होता है इसको समझना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव जो बड़े लड़के होते हैं, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, ठीक है, कि अगर आप लोग सोचते हैं ना, तार्किक सोचते हैं, वैज्ञानिक सोचते हैं, तो उसमें क्या आता है, रिफ्लेक्टिव में आता है। ओके। अब इसके बाद इसमें है कि कैरेक्टर ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, कैरेक्टर एंड बेसिक रिक्वायरमेंट है।
यानी टीचिंग का कुछ क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी वही कैरेक्टर है, गुण। कि आपसे पूछे कि आप टीचिंग है, पढ़ा रहे हैं, तो कुछ उसकी विशेषता है, बताइए क्या विशेषता है। तो भले ही आप नहीं पढ़ें, लेकिन आप कुछ ना कुछ बताएंगे जो उससे मैच करेगा कि हाँ, जो बता रहे हैं आपसे बता रहे हैं। यानी अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि टीचिंग का जो कैरेक्टर क्या होता है, तो आप आराम से जो है जब उसको ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप आराम से आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, इसका यही आंसर होगा, क्योंकि टीचिंग का कैरेक्टर यही ही होगा, ये सब नहीं होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें लर्नर कैरेक्टर। देखिए अभी तो हम यहाँ पढ़ रहे थे टीचर वाला, पहले इसको फिर इरेज करते हैं, ज़्यादा हो गया लिपकपुती। अभी अपने पढ़ा टीचिंग, अब पढ़ रहे हैं, अब देख रहे हैं लर्नर यानी छात्र। तो टीचिंग तो हो गया, अब लर्नर भी चाहिए। अगर टीचर आप पढ़ा रहा है तो लर्नर भी चाहिए ना, लड़की भी चाहिए पढ़ने के लिए। तो उनका क्या क्वालिटी होती है, क्या करेक्टर होती है। ओके, उसमें क्या होता है कि उस लर्नर में क्या होता है, एक एडोलेसेंस होते हैं, एक एडल्ट होते हैं। ठीक है, तो एडोलेसेंस यानी बच्चे हो गए, और एडल्ट मतलब बड़े हो गए, हमसे बड़े हो गए, हम हो गए। उसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है कि एकेडमिक, सोशल, इमोशन, कॉग्निटिव, ये सब इसका पार्ट है। एडल्ट्स और एडोलेसेंस टीचिंग का क्या है, इसका पार्ट है। कि अगर मान लीजिए एडोलेसेंस है, थोड़ा सा बच्चे हैं तो एकेडमी पढ़ते हैं तो बहुत टाइम पास करते हैं, है ना। टाइम पास का मतलब ये हुआ कि जो लड़के एकेडमी में हैं, जैसे हाई स्कूल है, 9th है, 10th है, 5th है, तो उसमें बस काम के लिए पढ़ेंगे, बाकी अपना खेल कूद में, यानी वो टाइम पासिंग होता है। लेकिन अभी जो आप पढ़ाई करते हैं तो टाइम बेस होता है ना। आप समय देकर पढ़ेंगे, समय से पढ़ेंगे, समय से समय काम करेंगे। तो ये एकेडमिक, सोशल, इमोशन एंड कॉग्निटिव जो है, ये एडोलेसेंस और एडल्ट के बेसिक है। तो इसके बारे में डिटेल्स जानकारी जो है आपको जब पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, तब आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद क्या आता है, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल यानी जो व्यक्तिगत जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसके बारे में आप इसमें जानेंगे। किसमें, लर्नर में। ठीक है, लर्नर में क्या जानेंगे, ये इंडिविजुअल डिफरेंस आप जानेंगे। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सबसे पहले इसको हम फिर इरेज करते हैं। थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा ठंडी वजह से खांसी हो गया है, गला बैठा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, देखिए टीचर में भी क्या है ना कि उनको भी कई तरह की चीज़ें उनको अफेक्ट करती हैं। जैसे टीचर, लर्नर, उनका सपोर्ट मटेरियल, उसके बाद जो उसका इंस्ट्रक्शनल है, फिर लर्निंग एनवायरनमेंट है, और इंस्टीट्यूशंस है। अगर आप टीचर हैं तो देखिएगा आपको कई तरह से, मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें कई सारे बच्चे होंगे कि कहीं ना कहीं आप उनके चलते आपको प्रभाव होगा, या आप किसी बात के लिए आप प्रभाव में पड़ जाएंगे। फिर अगर आप टीचर हैं तो ये सपोर्ट मटेरियल है। जैसे कि मान लीजिए अब क्या है, डिजिटल समय हो गया है, तो पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड, सैमपट यानी ब्लैक बोर्ड पर हम लोग पढ़ाते थे चौक से। अब क्या है कि सपोर्ट मटेरियल में आ गया है, डिजिटल बोर्ड आ गया है, जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी, तो ये सपोर्ट मटेरियल है टीचर के लिए। तो इफेक्ट में क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव को जो होता है हम दोनों बोलते हैं। इफेक्टिव में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, दोनों बोलते हैं कि क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। अब हम बाद में जानेंगे कि हाँ, टीचर में जो इफेक्टिव में जो है पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। उसके बाद आपका ये एनवायरनमेंट बहुत ही मायने रखता है कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं। जैसे मान लीजिए आप ऐसे जगह हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते कम हैं, या फिर स्कूल है लेकिन अगल बगल मान लीजिए रोड के किनारे है, गाड़ी दिन भर जा रही है, आपकी आवाज़ शोरगुल से परेशान हो रहे हैं, तो एनवायरनमेंट भी बहुत इफेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, मेथड ऑफ टीचिंग, हायर लर्निंग, टीचर सेंटर vs लर्नर सेंटर। यानी ये मेथड है, मैंने इसका यहाँ पे दिया प्रकार कि टीचिंग के प्रकार क्या होता है। प्रकार में दिया है कि, उसके बाद दिया है कि टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर। कुछ चीज़ें होती हैं कि टीचर के पक्ष में होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं, यानी कुछ पॉइंट होती है, समथिंग पॉइंट जो टीचर के पक्ष में होती है, और समथिंग पॉइंट लर्नर के पक्ष में होती हैं। तो वही टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर होता है। उसके बाद क्या है, ऑफलाइन vs ऑनलाइन
मेथड, मेथड भी आता है ना ऑफलाइन। जैसे मान लीजिए आप जब कुछ समय पहले या अभी भी जो हम लोग स्कूल पढ़ते हैं तो टीचर पढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, वो ऑफलाइन हो गया। लेकिन अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ऑनलाइन है। तो इसके कुछ अपडेटेड चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मूक्स हो गया। इसके बारे में आपको बहुत डिटेल्स पढ़ना होता है। स्वयं प्रभा क्या है, सब ऑनलाइन है, ठीक है। तो ये था अभी हम लोग टीचर के बारे में, टीचर एप्टीट्यूड के बारे में हम लोग जान रहे थे। इसमें और कुछ पॉइंटें हैं, देखते हैं। उसके बाद क्या है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, वही सिस्टम बताए हैं, जैसे कि डिजिटल बोर्ड हो गया, मॉडर्न आईसीटी यानी आईसीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड होता है। उसके बाद इवोल्यूशन सिस्टम, एलिमेंट, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड, यानी जो कंप्यूटर से हम पढ़ाई करते हैं ना आजकल तो क्या हो गया, क्रेडिट बेस्ड हो गया, यानी कंप्यूटर बेस्ड हो गया। चलिए अब हम इसके बारे में आगे जानते हैं, अगला पॉइंट जानते हैं, अगला पॉइंट यानी यूनिट नंबर 2 जानते हैं। 2 के बारे में जानना शुरू करते हैं। हाँ, तो दूसरा क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड है। दूसरा क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड। अब इसमें भी क्या है, उसका मीनिंग है, यानी कंसेप्ट कह सकते हैं, उसका प्रकार है, उसका भी कैरेक्टर है। उसके बाद क्या है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच रिसर्च, यानी आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में भी क्या है, कई प्रकार होते हैं। रिसर्च का भी कुछ मतलब होता है कि रिसर्च आप क्यों कर रहे हैं, है ना। उसके बाद उसकी कुछ क्वालिटी होती है। उसके बाद उसमें क्या है, पॉजिटिविज्म है, कुछ अप्लाई किया जाता है ना पॉजिटिविज्म, फिर से पोस्ट पॉजिटिविज्म है जो आप अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट पॉइंट की मेथड ऑफ रिसर्च। मेथड ऑफ रिसर्च जैसे हम लोग अभी पढ़े ना ऊपर कि मेथड ऑफ टीचिंग मैंने प्रकार उसका कितनी तरह से हो सकता है टीचिंग मेथड रिसर्च का। तो एक है एक्सपेरिमेंट, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। दूसरा दिया है इसमें डिस्क्राइब करें, या फिर जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उसको आप देखें। रिसर्च तो सब क्या है, रिसर्च ही है, रिसर्च नहीं आता है। उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ही है मेथड है। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स आपको वीडियो में ही मिलेगा जब पढ़ाया जाएगा। अब समझिए कि एक ये समझिए ये दोनों मिलकर एक वीडियो आपको बन जाएगा, तो आपको पूरा डिटेल्स जानकारी आपको दिया जाएगा। उसके बाद स्टेप ऑफ रिसर्च, ये समझिए यूजीसी नेट का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसमें से आता है, जो ये दिया ना स्टेप ऑफ रिसर्च, कि जब रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, कि कैसे सोचते हैं रिसर्च करने के लिए। तो उस चीज़ जो आती हैं इसमें स्टेप ऑफ रिसर्च में। फिर आप वही रिसर्च करने के बाद आप थीसिस क्या लिखते हैं, उसके आर्टिकल के बारे में आर्टिकल लिखते हैं, कुछ थीसिस लिखते हैं। फिर दिया फॉर्मेट एंड स्टाइल डिफरेंसिंग, तो उसका जब आप रिसर्च कर लेते हैं, उसका थीसिस तैयार कर लेते हैं, तैयार करने के बाद उसमें फॉर्मेट कैसे डालते हैं, माने उसका जो फॉर्मेट लिखते हैं, जैसे होता है ना कि यहाँ पे जैसे कॉपी है, तो कॉपी है तो इसमें इसका फॉर्मेट कैसे होगा, इसमें क्या क्या लिखा होगा, क्या क्या नहीं लिखा होगा, कैसे लिखेंगे, तो क्या होता है, फॉर्मेट होता है, उसका स्टाइल होता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, तो हम उसमें कुछ आईसीटी का भी प्रयोग करते हैं। रिसर्च एथिक्स, लास्ट में क्या करते हैं, हम अपना एथिक्स लिखकर ये फाइनल कर देते हैं और हम जमा करते हैं, दिखाते हैं कि जो हम किए हैं वो सही गलत है। ये एथिक्स तो लास्ट होता है, जो हम ये काम करते हैं लास्ट वाला होता है। तो ये था आपका सेकेंड। इसी 2 में थोड़ा सा टाइम लगा है, बाकी अब टाइम नहीं लगेगा। अब मान लीजिए यूनिट 3 है, यूनिट 3 में क्या है, कॉम्प्रीहेंशन है। तो क्या इसमें कोई चीज़ है, नहीं है, पर करना क्या है कि पैसेज दिया रहता है, उसको पढ़ना रहता है और बस उसी में से आपको आंसर छाँटना रहता है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। ये समझिए आपका ये फ्री का है, फ्री का 10 नंबर होता है, 10 नंबर बोले या 5 क्वेश्चन बोले, ये फ्री का होता है। और अभी का जो सवाल पूछा जा रहा है नए में कॉम्प्रिहेंशन से, तो बहुत ईजी पूछ रहा है, यानी आप पढ़िए, ये पैसेज पढ़िए, उसका आंसर दे दीजिए। और ये अब पाँचवा चौथा आता है, चौथा का आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में यानी हमें बात करने की कई तरह की तरीका होती है ना, तो उसके बारे में हमें जानना रहता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दिया ना वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये बात करने का तरीका है। जैसे हम कभी इशारों से बात करते हैं आपके सामने, एक है कि हम आपके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, है ना, वो भी एक बात करने का तरीका है, कम्युनिकेशन की तरीका है। एक है कि हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल पर आपसे बात कर रहे हैं, तो मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीका है बात करने का।
है ना, एक सामने सामने बात करते हैं जिसको बोलते हैं फेस टू फेस, वो भी एक बात करने का तरीका है। तो हम उसमें इसमें पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, उसका क्या प्रकार है ना। जैसे यहाँ दिया ना कि क्लासरूम का कम्युनिकेशन, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में तो भी एक तरह से आ गया क्या है, कम्युनिकेशन ही है। फिर कम्युनिकेशन के माध्यम में एक मास मीडिया भी आता है, जैसे कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग न्यूज़ देखते हैं, टीवी न्यूज़, तो न्यूज़ में भी क्या होता है, वो भी एक कम्युनिकेशन ही है, जो जानकारी मिलती है। तो इसमें यही चीज़ होती है, बस मेन होता है क्या है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव यानी वर्बल नॉन वर्बल हो गया, और इंटर कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम बैरियर इफेक्ट। तो इसमें 2-3 पॉइंट ही है, ये वर्बल नॉन वर्बल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद मास मीडिया से पूछता है, जो ज़्यादा पूछता है। तो जब इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, वो डिटेल्स आपको बताया जाएगा। और अगला पॉइंट जो है यूनिट 5, जिसमें है मैथमेटिकल और रीजनिंग। तो आप जानेंगे कि मैथमेटिकल में अगर आपको मैथ नहीं आती है, अगर आप हिंदी से हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए शुरू से ही आप हिंदी पढ़े हैं, मैथ के बारे में बहुत कम जानते हैं, और जो लड़का हिंदी पढ़ेगा उसे बस है कि मैथ नहीं पढ़ा होगा, या फिर जो जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे वो भी सिंपल सा है कि मैथ नहीं पढ़े होंगे, या जो लोग संस्कृत पढ़े होंगे तो संस्कृत वाले हो गए, या फिर हिंदी वाले हो गए, या और भी सब्जेक्ट वाले हो गए जो लोग मैथ नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा समस्या होती है। तो हम उनके लिए वीडियो लेके आएंगे, क्लास लेके आएंगे, जो कि आपको समझने में बहुत सहायता होगी। स्पेशल पहले मैथ का ही शुरू किया जाएगा। तो इसमें अगर आप नहीं जानते हैं तो भी, और जानते हैं तो भी, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी मैथ के क्वेश्चन में। तो इसमें रीजनिंग दिया है, टाइप ऑफ रीजनिंग, कि जैसे रीजनिंग होता है ना, कई तरह का होता है रीजनिंग। उसको दिया नंबर सीरीज, नंबर सीरीज होता है ना, जैसे कि यहाँ पे दे दिया 1, यहाँ पे दे दिया 5, यहाँ पे दे दिया है 7, यहाँ पे दे दिया 9, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे पूछता है, नंबर सीरीज में आता है। तो इसमें भी कई प्रकार का होता है। उसके बाद लेटर सीरीज, ABCD होता है। फिर यहाँ कुछ गैप कर दिया, पूछा कि बाद में यहाँ पे क्या होगा, ऐसे पूछता है ना, ये इस तरह से। तो ये लेटर सीरीज हो गया। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी आता है, बहुत सिंपल 1-2 सवाल आ जाता है रीजनिंग में। लेकिन आगे देखते हैं पहले मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जैसे कि फ्रैक्शन। हाँ, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है इसके बारे में। इसकी जो बेसिक जो है, वो बेसिक क्या है, ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, जिसमें क्या है, फ्रैक्शन है, टाइम है, टाइम डिस्टेंस है, 1 मिनट, क्या है, टाइम और डिस्टेंस है, रेशियो है, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एंड एवरेज है। तो अब देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसको अब बता रहे हैं, 1 मिनट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको पढ़ाया जाएगा, होगा परसेंटेज। वो परसेंटेज होगा, परसेंटेज के बाद पढ़ाया जाएगा आपको एवरेज। ये अगर आप 2 चीज़ पढ़ लिए, समझिए कि आप इस मैथमेटिक्स का आप 50% आप पार्ट समझ गए हैं। और इसी परसेंटेज और रेशियो से ही ज़्यादा सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। दूसरा से पूछे जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समझिए ये पहला हो गया, पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। इसी 3 से ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत अधिक से अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं इस समय में, ठीक है। तो आपको जब क्लास लिया जाएगा तो आपको बहुत ईज़िली में, बहुत ईज़ी में आपको बता दिया जाएगा। तो बस आप ये है कि बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। अब यहाँ पे है भी, अब देखिए, अब अगला में दिया है कि यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, नाम तो दिया है रीजनिंग, लेकिन थोड़ी-सी ये मैथमेटिकल होती है। सभी जितने भी लड़के होते हैं, चाहे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट निकाले हैं, चाहे जेआरएफ निकाल लिए, सबके लिए ये जो पार्ट होता है ना, सबके लिए कमज़ोरी होता है। बहुत कम लड़के होते हैं जो ये सही तरह से इसको बढ़िया तरह से पढ़ पाते हैं, या कोई टीचर जो है बढ़िया तरह से इनको पढ़ा पाते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना क्या होगा, देखिए, इसमें हम बता रहे हैं, थोड़ा पहले मिटा दें, इरेज कर दें। इसमें आर्गुमेंट होता है, हम बात करते हैं। तो
किसी बात को हम प्रेजेंट करने के लिए उसको हम कई तरीके से कहते हैं ना, बस उसके बारे में, बस उसी का ये है कि हम किसी बात को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स होता है कि हम इस फॉर्म में बता रहे हैं, उसके कुछ कैटेगरी होती है, क्वालिटी होती है, उसके बाद उसमें कुछ मूड होती है, मूड और फिगर होती है, जिसको आपको पढ़ना होगा। उसके बाद इसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव, ये आपको 2 चीज़ पढ़ना होगा। हाई डायग्राम वग्राम में थोड़ा-सा ये भी पढ़ना होगा, लेकिन बहुत कम कम में पढ़ना होगा आपको। ज़्यादातर हाँ, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं आर्ग्यूमेंट और उसका फॉर्म किस तरह से है, मूड और फिगर में, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया जाएगा। डिडक्टिव और इंडक्टिव है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से, ये 2 पॉइंट है, आप इसके बारे में जान जाएंगे, कहानी जान जाएंगे। तो इंडियन लॉजिक में थोड़ी सी आपको जानना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, ठीक है, उपमान दिया है, शब्द यानी वर्बल टेस्टिंग, अनुपमा, अर्थपति, तो अनुपलब्धि, ये कुछ दिया हुआ है, लॉजिकल प्रमांस। इसमें सवाल पूछते भी हैं और न भी पूछते हैं, कभी मान लीजिए आपके सीट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हाँ, लेकिन आपको सबको पढ़ना रहता है और आप सब इसको पढ़िएगा जब पढ़ाया जाएगा तो। फिलहाल में हम चलते हैं अगला पॉइंट में, यूनिट नंबर 7, डाटा। देखिए डाटा में 2 ही चीज़ है, एक है आपका परसेंटेज और दूसरा है परसेंटेज और दूसरा है एवरेज है, परसेंटेज एवरेज। इसको आप जान जाएंगे तो आप रेशियो जो है खुद ही जान जाएंगे, रेशियो कैसे निकलता है। मेन है इसका परसेंटेज और एवरेज। अब अगर इसको आप समझ गए तो ये रेशियो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, और इसमें इसी तीनों का खेल होता है डाटा में। बस सवाल आते हैं, चाहे सवाल जिस तरह से आ जाए, मतलब ये चार्ट बना के आ जाए या हिस्टोग्राम जैसे होता है इस तरह से बना के आ जाए, चाहे पाई चार्ट बना के आ जाए, या फिर आप बता दें कि ये वृत्त के माध्यम से आ जाए कि इतना इतना पॉइंट इसमें है, जिस तरह से भी आ जाए, तो DI आपको बता दिया जाएगा। इसमें बहुत चीज़ समझने की कोई खेल नहीं है। अगला देखते हैं हम यूनिट नंबर 8, ICT। ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड सवाल आते हैं, जिसमें कि आपको बेसिक जानकारी जानना होता है ICT के बारे में। एक से 2 सवाल आते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, ठीक है। जैसे आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म पूछ रहा है स्वयं का। कि स्वयं का बहुत ज़्यादा आजकल फुल फॉर्म पूछ रहा है, या फिर मान लीजिए GPS का फुल फॉर्म पूछ दिया कि इसका फुल नेम क्या है। तो ये तो बहुत हम इजी बता रहे हैं आपको, है ना। इससे बड़े-बड़े सवाल आ सकता है फुल फॉर्म में। तो जब आप ICT पढ़ेंगे ना, और जब उसके बारे में आपको फुल फॉर्म के बारे में बताया जाएगा, तो वो समझ लीजिए आपका ये ICT उसी में तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ी-सी बेसिक जानकारी लेना रहेगा इंटरनेट के बारे में। उसके बाद ईमेल क्या होता है, उसमें ईमेल में कैसे-कैसे उसको भेजते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। तो आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस करना तो बहुत आसान हो गया है, सब लोग जानते हैं। उसके बाद डिजिटल का प्रयोग कैसे होता है हायर एजुकेशन में, फिर ICT वही वाला है। तो इसमें यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना होता है। अगला यूनिट है 9। इसमें दिया पेपर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये उनके लिए बहुत आसान होता है जो जिनका सेकंड पेपर ज्योग्राफी है, क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं ये सारी चीज़ें को। तो ज्योग्राफी वाले तो हमको लग रहा है कि उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बस प्रोटोकॉल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ होती हैं वो अपना ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। हाँ, लेकिन जो जिनके पास सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना,
क्योंकि हर यूनिट से 5 सवाल आते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, जिनका ज्योग्राफी हो या फिर ना हो, फिर भी आपको पढ़ना होगा और आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे दिया है पहला पॉइंट में MDG, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल दिया है, और एक और दिया है SDG, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये तो मत समझिए कि यूजीसी नेट का बहुत जाने मानने वाला ही सवाल है, जो बहुत बार पूछता है। उसके बाद इसमें ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, आदमी ह्यूमन और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है, उसके बारे में आपको इसमें जानना होगा। मतलब उसमें एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, किस प्रकार से, और इम्पैक्ट क्या हो रहा है, जैसे कि ह्यूमन एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, या एनवायरनमेंट जो है ह्यूमन पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना होता है। हाँ, और इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि एनवायरनमेंट इशू है ना, इशू में लोकल है, रीजनल है, ग्लोबल है। इशू मैंने क्या समस्या है, क्या कमियां हैं, तो लोकल पे भी होता है और रीजनल पे भी होता है, फिर ग्लोबल भी होता है। उसमें क्या है, क्या होता है कि एयर पोल्यूशन लोकल, रीजनल, ग्लोबल सब होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, सोल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब होता है। आपको इसके बारे में पढ़ना होता है, बहुत डिटेल्स नहीं पढ़ना होता है, सिंपल पढ़ना होता है। आप पढ़ लेंगे, आपको आराम से सवाल आ जाएंगे और आप कर लेंगे। और अभी हम लास्ट में कुछ आपसे कुछ बात कहने वाले हैं, जो कि आपको जानना होगा। लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत हम इम्पोर्टेंट बात है ना, बहुत आपके लिए है, इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, जो आपको बहुत साबित होगा आपके पेपर में जून 25 में। तो जुड़े रहिए, आपको बताएंगे, लास्ट में कुछ बताने वाले हैं। आगे दिया है इसमें इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, वही पॉल्यूशन जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब मान लीजिए नॉइज पोल्यूशन ही है तो क्या इफेक्ट डाल रहा है, सॉइल है तो क्या डाल रहा है ना, वाटर पोल्यूशन है तो क्या डाल रहा है ना। अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, एयर पोल्यूशन ही है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसी का यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ह्यूमन के पक्ष में दिया हुआ है, कि जो पोल्यूशन जो है, जो पोल्यूटेंट हमें जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो ह्यूमन के पक्ष में क्या पड़ रहा है और किस तरह से पड़ रहा है, उसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद नेचुरल एनर्जी रिसोर्स है ना, नेचर में क्या है, बहुत सारा रिसोर्स है, उसके बारे में जानना होगा। जैसे कि सोलर वाइंड हो गया, ये हमारा नहीं है। वाइंड क्या है, एक तरह से रिसोर्स है। सॉइल भी है, हाइड्रो पावर भी है, यानी हाइड्रो है, जो थर्मल है, बायोमास है, न्यूक्लियर है, फॉरेस्ट है। ये सब क्या है, नेचर, यानी नेचर का ये सब रिसोर्सेस हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें और भी देखिए कुछ प्रोटोकॉल आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, देन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बाद इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये सवाल पूछते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्रीमेंट हुआ है आज के में, तो किस किस सन पे हुआ है, होता है ना क्रोनोलॉजिकल, पूछता है कि कौन किस सन में हुआ है, आप उसको लाइन से लगाइए या असेंडिंग में लगाइए, डिसेंडिंग में लगाइए, हाँ, ऐसे पूछता है। तो ये थोड़ा सा ये हमेशा पूछता है, ये हमेशा पूछेगा। क्या, जैसे मान लीजिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, तो आप मालूम होगा कि 1987 हुआ था। उसके बाद रियो समिट हो गया, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, बस इसके बारे में पूछ देगा कि ये डिसेंडिंग या असेंडिंग लगाइए। कुछ और भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें से पूछेगा, क्योंकि ये इसका जो है इसका सिलेबस का पॉइंट जो है, सिलेबस है यही है, इससे बाहर नहीं है। तो बहुत आप बाहर चीज़ के मत पढ़िएगा, बहुत बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसी का ही जो है आपको सन याद कर लेना है, फिर इसको करें, ज़्यादा हो गया। आपको इसी में का जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सन कब हुआ था, रियो कब हुआ था, बस इसको याद किए रहेंगे, बाकी वो काम इसी से हो जाएगा। लास्ट होता है, लास्ट है आपका यूनिट 10 हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया का एंशिएंट एजुकेशन।
यानी जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, तो इसके पहले यानी उसके बिफोर में पढ़ाई की क्या सिस्टम थी, क्या तकनीकी थी, क्या उसका रूल नियम था, क्या पॉलिसी थी उसकी, ठीक है। और ये 1947 के आफ्टर में क्या पॉलिसी रही है, यानी वर्तमान में क्या चल रही है 1947 के बाद, और उसके पहले क्या थी, है ना। बस इसमें जानना हो, जिसे हमें लिखा होगा इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, लिखा है ना, हायर एजुकेशन रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, या इंडिया के आज़ाद होने के बाद क्या क्या सिस्टम रहे हैं लर्निंग में, पढ़ाई में। उसके बाद ओरिएंटल है, नॉन कन्वेंशनल है, प्रोग्राम इन इंडिया, प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन। अब अभी क्या है ना कि जानती हैं टेक्निकल बेस आ गया है, स्किल बेस आ गया, जिससे हम डिजिटल पर पढ़ा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है। जो पढ़ा दिया जाएगा बहुत ईजी में पढ़ा दिया जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैल्यू एजुकेशन, एनवायरनमेंट एजुकेशन, पॉलिसी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या देखिए, अब 1947 के बाद का इसमें थोड़ा सा हम जानेंगे। 1947 के बाद बहुत सारी शिक्षा में बदलाव हुआ, ठीक है। जैसे 1968 में एसओ पहला होता है, ठीक है। दूसरा होता है 1986 में, और तीसरा अभी हुआ है जो सक्षम रहा है 2020 वाला। हालांकि इसके बीच में आया था 1991 में आया था, कुछ बदलाव हुआ था, लेकिन इसी को माना जाएगा 2020 वाला। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट से पूछता है कि हाँ इसमें क्या क्या पॉइंट जोड़ी गई, क्या क्या लाया गया, इसमें भी कुछ पॉइंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता है ना, अभी पूछ रहा है तो 2020 वाला पूछ रहा है कि क्या क्या इसका रहा है ना। क्या क्या अभी जैसे 2020 में नई शिक्षा नीति आ गई है, तो उसमें क्या क्या लागू किया गया है, कितना पढ़ाई किसको पढ़ाना है, कितने पढ़ाई में कितना परसेंटेज क्या किया गया है, मेडिकल क्या है, सारी चीज़ों को आपको डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। हाँ, मैंने कहा था कि लास्ट में आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लगे रहिए, बता रहे हैं, जुड़े रहिए। ये देखिए, ये हमारा चैनल है नीट जेआरएफ विथ मुसाफिर, हमारा चैनल है, और इसी के नाम से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। उससे आप जुड़ेंगे तो आपका ये इसका पीडीएफ जो है आपको वहीं प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, बात ये नहीं थी, बात कुछ और ही था, हम जो बताने जा रहे हैं। बात ये है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, 2 पेपर है, 2 पेपर है, ठीक है। एक फर्स्ट है और दूसरा क्या है, सेकंड पेपर है। तो ये फर्स्ट पेपर सबको पढ़ना होता है, ठीक है। और ये सेकंड पेपर क्या है, ये इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको जो पहला पेपर है इसमें बहुत मेहनत नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको 30 से 35% मेहनत करना है। अगर आप हमारा बात माने तो 30 से 35% ही मेहनत करना है, और सबसे ज़्यादा मेहनत करना है आपको अपना सेकंड पेपर में, जो होगा 65 से 70% आपको मेहनत करना होगा। क्योंकि अगर हम आपको पढ़ाते हैं, अगर हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत लिमिट पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको इतना लगे पढ़ाने पहला पेपर, हैं, कि सेकंड पेपर आप भूलना शुरू कर दें कि यार पहला पेपर तो इतना इतना जो है इतना वास्ट है, तो हम अपना पेपर कैसे पढ़ेंगे, फिर पहला पेपर को जो है हम कैसे तैयार करेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत कम मेहनत करना होगा, बहुत लिमिट चीज़ को आपको पढ़ना होगा, यानी पढ़ना होगा, या फिर हमारे चैनल के साथ आप जुड़े हैं तो आपको बहुत लिमिट चीज़ पढ़ाया जाएगा आपको। हाँ, लेकिन जो आपका सेकंड पेपर है जहाँ से पढ़ते हैं, आप एसएल पढ़ते हैं या फिर किसी आप इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं, उस पे आप ज़्यादा मेहनत कीजिए, 60 से 65 से 70%। बाकी हम आपको पढ़ाएँगे 30 से 35% जो आप ईज़िली और आसान से आप कर सकते हैं। बस यही मेन बात था, ठीक है? आपको में जो जितना मेहनत है, आप अपने जो है सेकंड पेपर पर कीजिए, ना कि पहले पेपर पर। सारा मेहनत किस कीजिए, सेकंड पेपर पर कीजिए,
ठीक है। और जो मैं कहा हूँ 30% के आसपास, इसमें जो है अपना पहले पेपर दीजिएगा। और यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो समझिए आपको बहुत कम समय में अभी आपको बहुत लिमिट सोर्स में जो है आपको जो है पहला पेपर आपको करा दिया जाएगा। जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आराम से आप 30 प्लस या 35 प्लस जाएंगे आराम से। आपको बहुत 35 प्लस भी नहीं जाना है, कि ऐसा नहीं कि हम 35 प्लस जाना है या फिर हमें 40 करना है, 40 प्लस करना है, इतना भी नहीं जाना है। आपको देखिए 30 हो जाओ या 30 प्लस हो, इतना आप कर ले रहे हैं तो समझिए आपका जेआरएफ होने से कोई नहीं रुकेगा, या नेट होने से आपको कोई नहीं रुकेगा। आपको नेट जेआरएफ पक्का है अगर आप इसमें 30 कर लेते हैं। यानी इसमें अगर आप 30 करते हैं तो समझिए आप कहीं ना कहीं आप सेकंड पेपर में भी आप मेहनत किए हैं। ठीक है, बस यही बात बताना चाहते थे। हाँ, बाकी चीज़ें क्या है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो है आपको चीज़ें जो हैं सारी आपको बताई जाएंगी। आपको जितने भी चीज़ें अपडेट आएंगे आपको बताई जाएंगी। ये आपका था 10 यूनिट था पहला पेपर का। बस आपको एक ही काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक भी कर लेना है वीडियो को, क्योंकि ये इसके पहले हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो था पहली बार। ये हम फर्स्ट टाइम क्या है कि हम ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी कमी आपको दिख रही होगी तो कमेंट करके बताइएगा कि हम इसमें और क्या बदलाव कर सकते हैं, या फिर इसको हम और कैसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ सॉरी, एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ये तो था आपका इंग्लिश वाला, ये था आपका इंग्लिश वाला। तो देखिए हिंदी में भी आपको हम एक बार बता देंगे, हिंदी में भी बता देंगे आपको। लेकिन जो हम पीडीएफ सेंड किए हैं यूजीसी नेट पीडीएफ, जो आपको हम पीडीएफ सेंड किए हैं, तो आपको हम पीडीएफ यूजीसी नेट जेआरएफ जो ये चैनल है, किधर गया, मिटा दिए हैं। चलिए कोई नहीं, एक और पेज लेते हैं। जो ये नेट जेआरएफ है ना, नेट जेआरएफ विथ मुसाफिर, सब कैपिटल में रहेगा। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल पे क्या है, टेलीग्राम चैनल है, इस पे हम सेंड कर दिए हैं दोनों, हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों पीडीएफ हम सेंड कर दिए हैं। तो आप जाइएगा तो आपको दोनों मिल जाएगा, जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, जो आपको लगेगा आपको वही आप देखिएगा और समझिएगा। और हम वीडियो वाला भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।